नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में पढ़े थे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने भाग होते हैं। तो जो लोग हमारे पिछली वीडियो को नहीं देख पाए वो हमारे चैनल के माध्यम से जाके वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने भाग होते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने चल रहे हैं, जो कि प्रेजेंट का पहला भाग होता है। हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि हर एक टेंस का चार भाग होता है। तो आज हम लोग प्रेजेंट के पहले भाग यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। पहला हमारा पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट का पहला भाग होता है इंडेफिनिट। तो चल रहे हैं पहले भाग को पढ़ने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी होता है वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट का हिंदी होता है वर्तमान अनिश्चित काल। यानी इस वाक्य में जो भी काम हुआ रहेगा वो निश्चित नहीं रहेगा कि वो कब स्टार्ट हुआ और उसका एंड कब हो गया। ठीक है दोस्तों, इस वाक्य में जो भी काम हुआ रहेगा वो उस काम का कोई निश्चित सीमा नहीं रहेगा कि वो काम कब स्टार्ट हुआ अब और कब खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया था तीनों टेंस के यानी प्रेजेंट के भी चार भाग होते हैं, पास्ट के भी चार भाग होते हैं और फ्यूचर के भी चार भाग होते हैं। कुल मिला के दोस्तों 12 टेंसेज होते हैं, लेकिन सबका अलग अलग एक पहचान होता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, कि प्रेजेंट परफेक्ट है, कि कौन टेंस है। तो हम आपको बताने चल रहे हैं कि आप कैसे पहचान जाएंगे कि जो मेरा वाक्य आया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या नहीं है। तो चलिए हम आपको पहचान करवा दे रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। तो आप लोग दोस्तों अपना रफ और कलम लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पहचान। इसका पहचान हम लोग पता करने चल रहे हैं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बता दे रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग पहचानेंगे अगर किसी वाक्य के क्रिया के अंत में, अगर किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं तो हम लोगों को पहचान मिल गया कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर से बता दे रहे हैं, अगर किसी क्रिया के अंत में, अगर किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, वह घर जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा एक सेंटेंस। अब चलिए इसका पहचान कैसे करते हैं। आप इसकी क्रिया यानी कार्य को पकड़िए। इस वाक्य में कौन सा कार्य हो रहा है, तो इस वाक्य में ता जाने का एक कार्य हो रहा है। इस जाने के अंत में देख सकते हैं आप लोग क्या आया है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, इन्हीं में से एक वाक्य आया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से देखते हैं, अगर किसी भी क्रिया के अंत में, जैसे इसका क्रिया है जाना, इसके अंत में आया है ता है तो हमको पहचान मिल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम आपको बता दे रहे हैं इसी से जुड़ा हुआ कुछ वाक्य। अगला हमारा वाक्य है, वह खाना खाता है। ये रहा एक वाक्य दोस्तों, वह खाना खाता है। इसमें दोस्तों जो क्रिया है वो है खाता और इसके अंत में आप लोग देख सकते हैं इसके अंत में भी ता है आया है। तो जब भी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे देखते हैं, फूल सुंदर होता
है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा अगला वाक्य, फूल सुंदर होता है। अगर आपसे कोई पूछे ये कौन सा टेंस है, तो दोस्तों आप लोग कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस वाक्य में कोई भी क्रिया नहीं आया है। हमने बोला क्रिया के अंत में ता है ती है आना चाहिए, इस वाक्य में कोई भी क्रिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, हमेशा क्रिया के अंत में ही ता है ती है ते है आना चाहिए, इसमें कोई भी क्रिया नहीं है। आगे इसी प्रकार का एक और उदाहरण हम आपको दे रहे हैं दोस्तों। इसी से जुड़ा हुआ अगला एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, वह है एक छाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कौन सा टेंस है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको क्रिया खोजना है। आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी क्रिया नहीं है दोस्तों, छाता कोई क्रिया नहीं है, भले ही इसके अंत में ता है ती है आ रहा है। जब भी क्रिया के अंत में ता है ती है ते है, तो ही वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, हमेशा पता रहे कि क्रिया के अंत में ता है ती है ते है, ना कि किसी भी नाउन के अंत में, हमेशा क्रिया के अंत में। तो चलिए, ये रहा हमारा पहचान कि आपसे कोई पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बता दो, कैसे पहचान करोगे? तो आप बता सकते हैं किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है ती है ते है आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, आगे चल रहे हैं, इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे उसका एक नियम होता है। तो हम चल रहे हैं आपको इसका नियम बताने कि इसके वाक्य को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको नियम बताने जा रहे हैं कि आप इसका क्या नियम लगाएंगे जिससे ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए। तो दोस्तों, इसका हम आपको बताने जा रहे हैं नियम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर नंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब जिन लोगों को सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट नहीं पता, हम आपको बता दे रहे हैं, ही, सी, इट और किसी का नाम। ठीक है दोस्तों, ही, सी, इट और किसी का जो नाम होता है वो एक वचनकर्ता के अंतर्गत आता है, यानी वो इंग्लिश में बोले तो सिंगुलर नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, इनके साथ हम लोग क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको बनाने का जो नियम हम आपको बता दे रहे हैं, जब भी वाक्य में सिंगुलर नंबर दिखे, सिंगुलर सब्जेक्ट दिखे, तो उस वाक्य को बनाते समय उसके क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब किसके साथ यस और किसके साथ ईएस का प्रयोग करते हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। अगर किसी भी क्रिया के अंत में डबल एस, यक्स, सी एच या कोई वावेल आए, तब ही आप उसी के अंत में जो है ईएस जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी क्रिया के अंत में डबल एस, यक्स, सी एच या कोई वावेल आए, तो उस क्रिया में आप ईएस जोड़ेंगे। और अगर ऐसा इनमें में से कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द नहीं आता है, तो आप वहां केवल यस जोड़ देंगे। क्लियर दोस्तों? फिर से बता दे रहे हैं, अगर किसी भी क्रिया में डबल एस, यक्स, सी एच या कोई वावेल आता है, वहां पे हम लोग ईएस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका नियम हम बता रहे हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। आई, वी, यू और दे, ये होते हैं दोस्तों बहुवचन कर्ता, जिससे हम लोग इंग्लिश में प्लूरल नंबर बोलते हैं या प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं बहुवचन, यानी बहुवचन कर्ता ये होते हैं। इनके साथ आप लगा देंगे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म।
ठीक है दोस्तों, इनके साथ आप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान होता है ता है, ती है, ते है, और इसका नियम होता है कि आप एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग करेंगे। किसके साथ यस और किसके साथ ईएस हम आपको बता दिए हैं, किसके साथ यस लगाना है और किसके साथ ईएस लगाना है। और यहाँ पर बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान और इसका नियम। अब हम लोग चल रहे हैं इसका ट्रांसलेट करने कि कैसे इंग्लिश का हिंदी, सॉरी दोस्तों, हिंदी का इंग्लिश कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इनका हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले कुछ फार्मूला होता है, वो आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में। आप लोग अब सब कुछ लिखते रहेंगे तो बेहतर रहेगा, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम शुरू से आखिरी तक टेंस और उसके अलावा नरेशन वाइज सब कुछ चलाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड्स, या इसको रिमेनिंग वर्ड्स बोलते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं। तो ये रहा हमारा बनाने का फार्मूला। अब हम आपको चलने दे रहे हैं एग्जाम्पल। अब हम आपको एग्जाम्पल देने जा रहे हैं कि इसका हिंदी जो आएगा उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला एक साधारण सा एग्जाम्पल रहेगा। तुम नहीं लिखो, वह है अपना पाठ याद करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ ले वह अपना पाठ याद करता है, तो आप इसे बड़े आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सबसे पहला काम इंग्लिश में बनाने का जो सबसे पहला काम होता है, हम लोग इस वाक्य का पहचान करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वाक्य का पहचान आप कैसे करेंगे, हम अभी कुछ देर पहले आपको बताए हैं। ये पहचान हम लोग क्रिया से करते हैं। तो यहाँ याद करना, इसके अंत में आया है ता है, ती है, ते है, कोई ना कोई शब्द आया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग को पहचान मिल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है दोस्तों, अब चल रहे हैं इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने। आपका यहाँ पे फार्मूला पड़ा है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वह होता है वाक्य में जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वो होता है सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके भी द्वारा कोई कार्य किया जाता है, जैसे इसमें ये याद करने वाला काम वह कर रहा है, ये पाठ को याद करने वाला काम वह कर रहा है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इन फार्मूला के अनुसार इनको चल रहे हैं सॉल्व करने। हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसके बाद हम लोग को मिल गया वर्ब। सब्जेक्ट का काम हो गया खत्म, आ गया वर्ब माने होता है दोस्तों क्रिया। आप इस वाक्य में क्रिया खोज लीजिए। तो क्रिया यहाँ पे है याद करना। ठीक है दोस्तों, इस वाक्य में क्रिया है याद करना। तो याद करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए लर्न होता है। ठीक है दोस्तों, याद करने के लिए होता है लर्न। अब हम आपको अभी कुछ देर पहले बताए थे कि ये सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर के साथ क्या नियम लगेगा आप लोगों को पता है। सिंगुलर के साथ यस या ईएस लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर नंबर के साथ इस क्रिया में यस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो यस लगेगा या ईएस आप लोगों को अभी हम कुछ देर पहले बताए थे। तो इसमें लगेगा यस। ठीक, ही लर्न्स हमारा वर्ब भी हो गया। अब आ गया ऑब्जेक्ट, क्या याद कर रहा है, हिज लेसन। हिज लेसन। ठीक है दोस्तों, ये वाक्य बनके तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, ये वाक्य ट्रांसलेशन हो चुका है। इसी प्रकार हम आपको अगला एग्जांपल दे रहा है। श्याम क्रिकेट खेलता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछ ले
कि ये कौन सा टेंस है, तो आपको पहचान से पकड़ लेना है कि खेलना एक क्रिया है, क्रिया के अंत में हमको पता है ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन हम आसानी से कर दे रहे हैं। सब्जेक्ट फार्मूले के अनुसार आप काम करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, तो इसमें जो खेलने का काम हो रहा है वो श्याम के द्वारा हो रहा है, तो हो जाएगा श्याम। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आ गया वर्ब खोज लीजिए, खेलना। प्ले माने होता है खेलना, इसमें भी यस या ईएस लगाना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है श्याम, तो इसमें हम लगा देंगे यस प्लेस। उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ये भी वाक्य बन गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। किसी भी टेंस का आप ट्रांसलेशन इसी प्रकार आप कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसका अब हम निगेटिव सेंटेंस जानने चल रहे हैं कि इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। इसको हम पूरी तरीके से इरेज कर दे रहे हैं दोस्तों। इसका अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ने चल रहे हैं कि इनका निगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव जो था वो पहले बन चुका है, अभी हम लोग बनाए वो अफर्मेटिव में था, आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। अब हम लोग चल रहे हैं इसका निगेटिव में दोस्तों वही टेंस रहेगा, बस जो काम हो रहा था वो काम अब मना कर दिया है, नकार दिया जाएगा। तो इसका नियम अलग होता है दोस्तों, बता दे रहे हैं कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। तो इनका भी एक नियम होता है, तो चलिए हम आपको बता दें इनका रूल क्या होता है। अभी हम आपको बताएं सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, इनमें जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है डज नॉट लग जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे इससे पहले वाले अफर्मेटिव में सिंगुलर के साथ यस या यस लग रहा था और प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म लग रहा था, सेम उसी प्रकार सिंगुलर के साथ डज नॉट लगेगा और प्लूरल के साथ डू नॉट लगेगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो वर्ब होगा, क्रिया होगा, क्रिया में आपको अब ना यस लगाना ना ईएस, केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब निगेटिव में आपके केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो चलिए इनका भी हम आपको फार्मूला दे दे रहे हैं। इनका फार्मूला होता है सब्जेक्ट डू या डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, फिर होता है अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, ये रहा इनके नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। इसी प्रकार वाक्य को, इनके नेगेटिव सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो चलिए इनका भी एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। इनका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग। तुम एक किताब नहीं पढ़ते हो। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कौन सा टेंस है, तो आप पहचान हम आपको बता चुके हैं, पहचान आपको दिख रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये उनका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जो काम हो रहा था उसमें अब ये नकार दे रहा है, तो ये नेगेटिव में हो गया। तो इनको बनाने का तरीका आपके सामने पड़ा है। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा यू, अब इनके साथ डू या डज आ गया, डू या डज लगाना पड़ेगा। तो हमको पता है यू प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है, तो इनके साथ लग जाएगा डू नॉट। उसके बाद आ गया क्रिया आपको खोज लेना चाहिए, पढ़ना है, क्रिया हो जाएगा रीड अ बुक। ठीक है दोस्तों, ये वाक्य भी हमारा बन गया। तो इसी तरह आप कितना भी वाक्य है आप उसको बना सकते हैं। इनका अगला एग्जाम्पल हम आपको दे दे रहे हैं।
वह पतंग उड़ाती है। सॉरी दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस है तो हो जाएगा वह पतंग नहीं उड़ाती है। ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसका नेगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं आने के नाते इसका नेगेटिव हो गया, तो हो जाएगा सी डज नॉट। ये सिंगुलर नंबर है, इस साथ हम लोग डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट। उड़ाना का रेज हो जाएगा फ्लाई काइट। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इनका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, इनका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। तो दोस्तों आप सब लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल दीजिए। आप लोग सब कुछ नोट करते रहिए, रफ कलम लीजिए और सारा नोट्स बना लीजिए। अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो आपको कभी भी नोट्स की जरूरत पड़े, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप नोट्स में देख के बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको। तो चलिए इनका इंट्रोगेटिव जानने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो पहले आप लोग हेडिंग बना दीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, हमारा हेडिंग रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इसका जो इंट्रोगेटिव होता है इसमें हर एक वाक्य को क्वेश्चन में किया जाएगा, यानी हर एक वाक्य इसमें क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हर एक वाक्य में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इनके इंट्रोगेटिव में क्या हो रहा है। तो इसमें जो होता है दोस्तों, आपको क्वेश्चन वर्ड्स पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड्स होते कौन कौन से हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड्स दोस्तों होते हैं हु मीन्स होता है कौन, व्हाट क्या, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, हुज किसका, हाउ मेनी कितने, हाउ मच कितना। ये रहे दोस्तों हमारे क्वेश्चन वर्ड, और ढेर सारे भी होते हैं, हमने कुछ ही लिखा है, आप लोगों को पता है क्वेश्चन वर्ड कब, कौन, कब, कैसे, कहाँ, और आप लोग लिख सकते हैं व्हेन माने होता है कब। तो ये रहे दोस्तों हमारे क्वेश्चन वर्ड्स जिसके द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बनाने चल रहे हैं इस वाक्य को कि ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव किस प्रकार बनेगा। तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो दोस्तों इसका फार्मूला केवल हम आपको लिख दे रहे हैं, हिंदी आपको हम नहीं लिखवाएंगे क्योंकि इसका हिंदी काफी लंबा हो जाएगा, बस हम आपको फार्मूले से केवल समझा दे रहे हैं। तो इसका फार्मूला होता है सबसे पहले क्वेश्चन QW, ऐसे जान लीजिए आप लोग, क्वेश्चन वर्ड। Q फॉर होता है क्वेश्चन, W फॉर होता है वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। इसके फार्मूले में सबसे पहले रहेगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमारा रहेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता है डू या डज, इसका हेल्पिंग वर्ब था। इसके बाद हमारा रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हो जाएगा वर्ब, वर्ब के बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद दोस्तों आप लोग आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो चलिए इनका एग्जाम्पल हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक वाक्य है, क्या मैं टहलता हूं। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
कैसे हम लोग पहचान गए? क्रिया के अंत में ता है, ती है आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या मैं टहलता हूँ, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो जान जाइए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन ये किसका इंट्रोगेटिव है आपको पहचान करना पड़ेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। तो दोस्तों आपको हम बता दे रहे हैं कि अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड्स पहले आ जाए, अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड्स पहले आ जाए, यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, किसको, कितना, अगर ऐसे वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड्स अभी हम आपको लिखवाए हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड्स पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी आप लोग मत लिखना। आप लोग वाक्य को यहां से स्टार्ट कर दीजिए बनाना, इस फार्मूले को यहां से लगा दीजिए। जब भी क्वेश्चन वर्ड पहले आए इस फार्मूले को यहां से लगा दीजिए, बन जाएगा। यानी अगर एक शब्द में हम बात करें दोस्तों कि अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो आप वाक्य को हमेशा हेल्पिंग वर्ब से आरंभ करेंगे। तो चलिए इनको हम हेल्पिंग वर्ब से आरंभ कर रहे हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया। तो हमको यहाँ पे पता करने पड़ेगा कि यहाँ डू लगाए कि डज लगाए। तो हमको सब्जेक्ट बताएगा कि यहाँ पर डू लगाए कि डज। तो हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं, आई माने होता है मैं और आई होता है प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर के साथ अभी पहले बता चुके हैं हम डू लगता है, तो यहां लग जाएगा डू। अब डू या डज हो चुका है एक चीज, अब आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप लोगों को पता है इसमें मैं है, आई हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ गया वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, क्रिया खोज दीजिए हो जाएगा वाक्य। इसी प्रकार ये वाक्य बन गया दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। वह कहाँ रहता है। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव क्यों? जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो जान लो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह कहाँ रहता है। तो ये दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि इसमें क्रिया के अंत में ता दिया है। तो चलिए इनको हम बना दे रहे हैं। आपको एक बात और बताया गया अभी कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, दोस्तों फिर से सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो हमारा इसकी अंग्रेजी जो है सबसे पहले लिखा जाता है। अगर क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिख दीजिए, यानी इस फार्मूले के अनुसार आप काम करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो आप फार्मूले को यहां से लगाएंगे, अगर पहले आ जाता है जैसे ये आया था तो यहां से लगाएंगे। तो अब की बार हमारा क्वेश्चन वर्ड्स जो है बीच में आ गया है, कहाँ, तो फार्मूला हम यहां से लगा रहे हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी अभी हम आपको लिखवाए हो जाएगा वेयर। अब हमको दोस्तों क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज मिल गया, तो डू लगाए कि डज। आप लोगों को पता है ये सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग डू या डज लगाएंगे। तो ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है। डू या डज लगने के बाद सब्जेक्ट की बारी आ गई, तो सब्जेक्ट है ही। सब्जेक्ट के बाद हमारा आ गया वर्ब। वर्ब इसमें है रहना, रहना एक वर्ब है, तो रहने के लिए हो जाएगा लिव। और आखिरी में क्वेश्चन वर्ड लग गया दोस्तों। ठीक है, और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? क्योंकि इसके भी क्रिया के अंत में ता है, ती है, कुछ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वर्ड आया है, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अगर तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो हमको पता है जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, यही रूल लगाइए, हो जाएगा हु। ये हो गया दोस्तों। अब आ गया डू या डज, लेकिन दोस्तों आप लोगों को ध्यान रहे डू या डज इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी वाक्य में कौन आता है तो वो वाक्य उसी टेंस के अफर्मेटिव में बनता है।
जब भी किसी भी टेंस के वाक्य में इंट्रोगेटिव में कौन आ जाए तो वहां कौन एक सब्जेक्ट का काम करता है, मतलब वो वाक्य उसी टेंस के अफर्मेटिव में बनेगा। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का रूल लगाना पड़ेगा। अफर्मेटिव का रूल था दोस्तों सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, आप लोगों को बताया जा चुका है। तो यहाँ पे डू या डज नहीं लगा के हम लोग क्रिया में यस या यस जोड़ेंगे, हो जाएगा हु टीच। यस लगाए कि ईएस लगाए हमको पता है, जब सी एच रहेगा तो ईएस लगाना पड़ेगा। हु टीच यू इंग्लिश। तो इसी प्रकार दोस्तों ये हमारा वाक्य बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन का घंटा